प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं सुनील कुमार, कला अध्यापक, आप सभी को नए शैक्षिक सत्र 2020 की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 किस तरह से वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिस कारण से हम सभी इस समय लॉकडाउन में हैं। अतः सबसे पहले तो हमें इस वायरस से खुद को बचाव करना है और बचाव के लिए समाचार चैनलों या अन्य माध्यमों से हमें बार बार जानकारी मिलती रहती है, जैसे कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाने से बचें और यदि घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो किसी भी बाह्य व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर से बाहर जाते वक्त मास्क या रुमाल या किसी अन्य साफ कपड़े से अपने मुंह को ढककर रखें और अपने हाथों को अच्छी तरह से अधिक बार साबुन से धोते रहें। इन सब उपायों से हम खुद को और अपने परिवार को इस वायरस से बचा सकते हैं और साथ ही देश में इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। अच्छे से खाना खाना है, व्रत आदि न रखना, क्योंकि खाली पेट रहने से कमजोरी आती है और यह वायरस कमज़ोर लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। गर्म पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करते रहे, गर्म पानी के गरारे करें, दिन में गुनगुना नींबू पानी पीते रहे। तो ये कुछ ज़रूरी उपाय थे सुरक्षा से संबंधित, जिनका हम सभी को बहुत ध्यान रखना है और इस महामारी से बच के रहना है। तो आइए अब बात करते हैं अपने शिक्षण कार्य से संबंधित। लॉकडाउन की वजह से सभी शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद होने के कारण शासन द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराने का फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी अध्यापक बंधु अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप आदि के माध्यम से अध्यापन कार्य कराएंगे। इस प्रकार का प्रयोग सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में भले ही प्रारंभ में कुछ कठिनाई भरा है, क्योंकि अधिकांश छात्र छात्राओं के घर में स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन एक नवाचारी शिक्षण पद्धति की तरह से हमें अपने इस प्रयोग को सफल बनाना है। और जब तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य होगा, आप सभी को कक्षा की तरह से ही पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अध्ययन करना है और अपने प्रत्येक विषय का प्रतिदिन का कार्य पूर्ण करना है। आइए आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को हम अपने शैक्षणिक सत्र 2020 का शुभारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी कार्य को करने के लिए हमें उससे संबंधित संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो आपको चित्रकला के अध्ययन के लिए कुछ सामग्री बता रहा हूँ, जो आप सभी को लेना बहुत आवश्यक है। आप लोगों को 2 पेंसिल लेनी है और पेंसिल की मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप लोगों को एक पेंसिल लेनी है 2B की, जैसे इस पे यहाँ पे ये 4B लिखा हुआ है, इस तरह से उस पेंसिल के ऊपर 2B लिखा होगा। दूसरी पेंसिल आप लोगों को लेनी है 6B की, और 6B की पेंसिल आप ये फैबर कैस्टल वाली ले लेंगे, क्योंकि ये अच्छा डार्क करती है। और 2B की पेंसिल आप अप्सरा की ले सकते हैं, ये मैं अक्सर इन्हीं से काम करता हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को एक रबड़ लेनी है। रबड़ किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो सॉफ्ट होनी चाहिए। ऐसे दबा के देख लेंगे, अगर रबड़ सॉफ्ट है तो वही लेनी है, सख्त रबड़ नहीं लेनी। आप लोग ब्रश लेंगे, ज़्यादा ब्रश नहीं इकट्ठे करने, 2-3 ब्रश काफ़ी है शुरुआत में। जैसे कि एक ब्रश ले लेंगे आप 00 का,
मेरे पास फ़िलहाल ये 000 का ब्रश दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से वहाँ पे 00 लिखी रहेगी। एक ब्रश आप लोग इससे कुछ थोड़ा बड़ा ले लेंगे। जैसे कि 2 नंबर या 3 नंबर का। और हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रश आप लेंगे तो नंबरों के बीच में गैप रखना है। कम से कम 2 या 3 नंबर का गैप रख करके ब्रश लेंगे। एकदम से 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से ब्रश को इकट्ठा नहीं करना है। बस जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे एक छोटा ब्रश चाहिए बारीक वर्क के लिए, तो उसके लिए आप 00 का यूज करेंगे। और उससे थोड़ा बड़ा 2 नंबर या 3 नंबर का ब्रश ले लेंगे। और एक उससे बड़ा ब्रश 5 या 6 नंबर का ले लेंगे। और वो ब्रश आपकी इच्छा के अनुसार, चाहे तो आप राउंड ले सकते हैं इस तरह से गोल, या फिर फ्लैट ले सकते हैं जैसे ये फ्लैट दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का ब्रश आप ले सकते हैं। आप लोग जो कलर यूज करेंगे, कैमल कंपनी का जो कलर आता है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। मैं तो उसी को यूज करता हूँ। पोस्टर कलर आप लोगों को 6 शेड का एक डब्बा ले लेना है। वैसे तो 12 शेड, 18 शेड अलग अलग तरह के आते हैं डब्बे, लेकिन ज़्यादा बड़ा डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं है। आलेखन में आपको पोस्टर कलर का इस्तेमाल करना है, तो केवल 6 शेड वाला डब्बा ही काम कर देगा। उसके साथ ही आप लोगों को एक ड्राइंग की फाइल लेनी है, और फाइल गत्ते वाली लेनी है। गत्ते वाली फाइल होनी चाहिए। उसमें अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग ड्राइंग शीट लगाते रहेंगे। और एक कलर प्लेट लेनी है। कलर प्लेट थोड़ी बड़ी हो, जिससे कलर मिलाने में आसानी रहेगी। और एक साफ कपड़ा हमेशा अपने साथ रखें। तो आइए अब आपको मैं चित्रकला के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। हमारा जो विषय है वो 3 खंडों में आएगा। 70 नंबर का आप लोगों का पेपर आएगा, और 30 नंबर का प्रोजेक्ट और मासिक परीक्षा ये होगा। पेपर आपका 3 खंडों में होगा। तीनों खंड 35-35 नंबर के आएंगे। आप लोगों को केवल 2 खंडों के ही उत्तर देने हैं पेपर करते हुए, लेकिन क्लास में आपको सभी तीनों खंडों का अध्ययन करना है। तो उन तीनों खंडों के बारे में आप लोग ये नोट कर लेंगे। पाठ्यक्रम बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला खंड आएगा आपका प्राविधिक कला का। और प्राविधिक कला में जो चैप्टर होगा, रेखाओं और कोणों पर आधारित ज्यामितीय निर्णय आएगी। दूसरा खंड आएगा, पहले खंड में दूसरा चैप्टर आएगा अनुपात और समानुपात का, जिसमें हम रेखा और कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु आदि त्रिभुजों के बारे में पढ़ा जाएगा। चौथा चैप्टर चतुर्भुज का है, जिसमें वर्ग, आयत और पतंगाकार ये चतुर्भुज आएंगे। पांचवा चैप्टर बहुभुज का है, जिसमें पंचभुज आदि आएंगे। और छठे चैप्टर में हम अक्षर लेखन, जो बड़े और तिरछे अक्षरों को कैसे लिखा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो आपका जो एक खंड आएगा प्राविधिक कला, 35 नंबर का आएगा। और इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 3 के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों को। 2 प्रश्न 10-10 नंबर के आएंगे,
और तीसरा प्रश्न जो होगा अक्षर लेखन का वो 15 नंबर का आएगा। इस तरह से आप लोगों का 35 नंबर का एक खंड हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा खंड आएगा लेखन का, ये भी 35 अंकों का होगा आप लोगों का। इसमें वर्ग या आयत, ध्यान देंगे इस बात पे, त्रिभुज या वृत्त में नहीं बनाना है। त्रिभुज या वृत्त इन दोनों में नहीं बनाना है, केवल वर्ग या आयत इसमें ही आप लोगों को आलेखन बनाना है। और आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प जैसे कमल, सूरजमुखी, गुलाब, कनेर, जीनिया, डहेलिया आदि किसी भी भारतीय पुष्प के ऊपर आप लोग बना सकते हैं। और कम से कम 2 सपाट रंगों में चित्र को पूरा करना है। तीसरा खंड आएगा आपका मानवाकृति का, ये भी आपका 35 अंकों का ही आएगा। मानवाकृति में आप लोगों को साधारण पृष्ठभूमि में संपूर्ण आकृति को जो भी आप बना रहे, एक वर्णीय क्या, मोनोक्रोम भी बोला जाता है इसको, यानी कि एक ही रंग से चित्र को पूरा करना है, जिसमें बालक, किशोर, युवा अथवा वृद्ध, स्त्री या पुरुष का स्मृति से, यानी कि पेपर में आ जाएगा कि कुछ भी कार्य करते हुए आपको चित्रण करना है, तो इस तरह से आप उसका चित्र बनाएंगे। विषय आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये होगा हमारा पाठ्यक्रम। इसी के हिसाब से हमको अपना अध्ययन कार्य करना है। बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों को कला सामग्री के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो में आप लोगों को जो कला सामग्री दिखाई दे रही है, पेंसिल, 2B, 6B, रबड़, जो बहुत मुलायम लेनी है आप लोगों को, कला फाइल गत्ते वाली लेनी है, बड़े आकार की, छोटा आर्ट मत लेना, एक स्केल ले लेना। रंगों का जो डब्बा लेना है आप लोगों को 6 शेड वाला लेना है, जो कांच की शीशी में आता है। वैसे कैमल कंपनी अच्छी रहती है, बाकी छोटे बच्चों वाला डब्बा यूज मत करना, जो प्लास्टिक की डब्बी में आता है वो नहीं लेना है। अच्छी कंपनी का ही डब्बा लेना है, केवल 6 शेड वाला काम कर देगा। रंगों को मिलाने के लिए कलर प्लेट लेनी है। कई बार 2 या 3 शेड एक जगह मिलानी पड़ती है, तो उसके लिए फिर समस्या आती है। कुछ बच्चे जो शीशी का ढक्कन होते हैं उन्हीं में रंगों को मिलाते रहते हैं, जिससे शेड अच्छी तरह से नहीं बन पाती। तो इसलिए एक कलर प्लेट ले लेंगे, आकार उसका मीडियम होना चाहिए। और जो ब्रश लेंगे आप लोग, उनके नंबर ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, 00, एक 3 नंबर का ले लेना, एक 5 नंबर का ले लेना। तो ये सारा सामान आप लोग 1-2 दिन में ले लेंगे। और जब तक ये सामान उपलब्ध नहीं हो जाता सारा, तब तक आप किसी रफ कॉपी या स्लेट के ऊपर, या जहाँ भी आपको स्पेस दिखाई देता है, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पे ये चित्रण कार्य कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फूल, पत्ती, पशु पक्षी, व्यक्ति, कोई सामान, कोई साग सब्जी, जो भी कुछ, जिस चीज़ को भी आपका बनाने का मन है, आप लोग उसको बना करके देखें, प्रैक्टिस करें। और बीच बीच में आप लोगों को जब भी कोई समस्या आएगी, तो आप लोग मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, ग्रुप से हटके आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। अपनी समस्या का समाधान आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। कुछ कलाकृतियाँ बता रहा हूँ आप लोगों को।
जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आलेखन में अलग अलग तरह की कलियाँ, पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ ये बनानी होगी। तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। पेंसिल को शुरुआत में जब आप चलाएंगे तो बहुत हल्का चलाना है, उसको ज़्यादा दबा के यूज नहीं करना। और बिना किसी घबराहट के आप लोग पेंसिल चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अलग अलग तरह की कलियाँ, जैसे ये हो गई, ये हो गई, और आप लोग इन्हें अच्छी तरह से बना के देखते रहेंगे। पेंसिल को आप जितना भी चलाएंगे उतनी प्रैक्टिस अपने आप होती जाएगी। मन में जो डर होता है एक, कि कहीं गलत ना बन जाए, है ना, उस डर को निकाल देना है। शुरुआत में भले ही गलती हो जाए, होने दो। जितनी बार भी गलती होगी, गलती को होने दो। पेंसिल को पकड़ने का तरीका आप लोग हमेशा देखेंगे। जितनी बार भी मैं आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाऊंगा, तो आप लोग किस तरह से मैं पेंसिल को पकड़ रहा हूँ। लाइन वर्क करने के लिए पेंसिल को सीधा खड़े रखते हैं, इस तरह से। और जब भी आपको शेड करनी होती है, तो शेड करने के लिए पेंसिल को तिरछा तिरछा कर लेते हैं, इस तरह से लिटा लेते हैं। जितने भी डार्क आपको शेड करनी है, वहाँ पे उसी हिसाब से आप लोगों को पेंसिल को चलाना होता है। हल्की शेड के लिए हल्का हाथ कुछ सॉफ्ट चलाते हैं, और जहाँ पे गहरी शेड करनी होती है वहाँ पे 2-3 बार एक्स्ट्रा पेंसिल चला देते हैं। तो बारीक वर्क के लिए आपको सीधी पेंसिल रखनी है, और जैसे आप लोग शेड करेंगे उसमें, तो आपको फ्लैट पेंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी पेंसिल का हिस्सा इस तरह से शीट के ऊपर होना चाहिए, तो आप लोग उसमें अच्छे शेड कर पाएंगे। ये देखिए, ऐसे सीधी पेंसिल को चला के शेड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए शेड की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो घर के लिए आप लोगों के पास ये काम रहेगा आज। इसको अच्छी तरह से आप लोग बना करके देखेंगे। शुरुआत में पेंसिल को बहुत हल्का पकड़ना है, बहुत हल्का स्केच करना है, और रबड़ का यूज कम से कम करना है। अगर कोई चित्र गलत बन जाता है, मान लो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बनानी है और ये गलत हो गया, ऐसे देखो, तो इसको अगर आप साथ के साथ रबड़ से साफ करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। एक तो आपकी सीट जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसके रेसे उखड़ जाएंगे ये। और दूसरे, जब आप उसमें कलर करेंगे तो कलर वहाँ से फैल जाएगा। तो इसलिए रबड़ का यूज ना के बराबर करना है। जब तक सही लाइन ना आ जाए, जो लाइन आपको खींचनी थी, मान लो आपको ये व्रत बनाना है और ये अच्छे से व्रत नहीं बना, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे रबड़ से साफ करेंगे साथ के साथ। रबड़ से साफ करने के बाद फिर दूसरी लाइन खींचेंगे, हो सकता है वो दूसरी भी सही ना आए, वो भी तिरछी आ गई, ये देखिए। उसके बाद फिर आप रबड़ यूज करेंगे, फिर आप उसको साफ करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बार बार रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना। आप जब तक सही लाइन ना आ जाए तब तक लाइन के पास लाइन खींचते रहेंगे, इस तरह से धीरे धीरे देखते रहेंगे, लाइन के पास लाइन खींचते रहेंगे। तो जो भी सही लाइन होगी उसे आप फिर थोड़ा डार्क कर लेंगे।
आपको लग रहा है कि हाँ अब ये मेरा व्रत बन गया, और जो गलत लाइनें थी वो अलग दिखाई दे रही है आपको, तो उन गलत लाइनों को फिर आप बहुत हल्के हाथ से, बहुत सावधानी पूर्वक हटा देंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि बार बार आप लोगों को रबड़ का यूज नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से आप लोग साफ करके, क्योंकि कैसे पता चलेगा हमें हमारा कोई चित्र गलत बना हुआ है, कमी को कैसे सुधारेंगे? वो तभी पता चलेगा जब उसके पास में कोई दूसरी लाइन होगी। यानी कि तुलना हम तभी कर सकते हैं जब कम से कम दो वस्तुएं हों, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। अब एक ही वस्तु को हम कैसे सही या गलत बता देंगे? तो इसलिए अगर कोई लाइन गलत हो गई तो उसको गलत हो जाने दो, उसको सही करने के लिए हमें पता रहेगा, वो एक सपोर्ट का काम करेगी, एक सहायक रूप का काम करेगी। उस सक्रिय रूप के लिए जो हमें बनाना है, उसमें क्या कमी है, कहाँ पे गलती रही, उस चीज़ का हमें तभी पता चलेगा जब वो हमारे सामने होगी। लेकिन अगर हम उसे पहले ही रबड़ से साफ कर देंगे तो फिर हम दूसरी बार भी गलती कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी लाइन खींची आपने, गलत होती है तो होने दो, रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे लास्ट में रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बहुत हल्के हाथ से करते हैं। और रबड़ का यूज करने का जो तरीका होता है, मान लो आपको ये लाइन साफ़ करनी है, ये लाइन आपको साफ़ करनी है, तो आप, मैंने देखा है कई बच्चे इस तरह से पूरी शीट के ऊपर रबड़ को फेर देते हैं। भले हमें ये छोटा सा स्पेस साफ करना है, लेकिन रबड़ का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, पूरी शीट के ऊपर रबड़ को चला देंगे ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी शीट ख़राब हो जाती है। तो जो भी भाग हमें साफ करना है, रबड़ को केवल उसी भाग के ऊपर बहुत हल्के हाथ से हम चलाएंगे इस तरह से। तो केवल वही भाग हमारा, ये देखिए, पूरी शीट के ऊपर नहीं चलाना है। और हो सके तो रबड़ का इस्तेमाल नहीं करें तो सबसे अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का आज का होमवर्क, जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे। और आगे का शिक्षण कार्य कल इसी समय कराया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अध्यापन कार्य को विराम देता हूँ। सदैव खुश रहो और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का पालन करके अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ देश में कोरोना को फैलने से रोकने में सहयोग करते रहे। धन्यवाद।